हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। मैं सत्यम, आपका पॉलिटिकल साइंस का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम एमए पॉलिटिकल साइंस यानी CUET के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर आज हम जो CUET 2021, जबकि उससे इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन CUET तब भी हुआ करता था मगर इंस्टीट्यूट्स इतने नहीं थे। तो तब का जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सिलेबस से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, जो हमारा अभी का सिलेबस है। तो हम लोग उन क्वेश्चन पेपर को करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे करेंगे कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट में जाएं। और हम लोग केवल उस क्वेश्चन को करते टाइम केवल उस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, उनको भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 तक है वो हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन। इसमें हमारी रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड है ना, मैथमेटिक्स क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस वो सारे हैं। तो मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 25 तक है वो देख लीजिएगा। और हमारा जो पार्ट ए का भी, हमारा जो स्टडी कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे पार्ट ए का भी बैच चलता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो तो सबसे पहला जो इसमें 26 क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जब हम हमारा इसका सिलेबस देखते हैं, जो हमारा इस साल का भी CUET का सिलेबस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफी हद तक वेटेज दी गई है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर है ना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर हमारी जो एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ था? वो कब एक तरह से जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल दिया था? 13 दिसंबर को प्रपोजल दिया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, है ना, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हो गई बकायदा वोटिंग से, कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी और सेकंड इन लाइन प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे TT कृष्णमाचारी। और फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सारी की सारी कमिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटी के एक तरह से प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपको केवल यही नहीं रुकना है ना, इस क्वेश्चन से जुड़े और कितने क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़े बहुत देख लिए। अब जो अलग अलग कमिटीज हैं, जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, उसके कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे चेयरमैन? BR अम्बेडकर जी, है ना। फिर जो एडवाइजरी कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे हो गए, ट्राइबल अफेयर्स के मुद्दे हो गए, माइनॉरिटी अफेयर्स के मुद्दे हो गए, उसके प्रेसिडेंट थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। स्टैंडिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऐसी 13-14 कमिटीज हैं लगभग, और आपको सारे कमिटीज के प्रेसिडेंट याद होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कमिटी का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए जितने और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहली मीटिंग कब हुई थी उसकी, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगता है ना, जैसे कि पहली मीटिंग होती हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को। आखिरी मीटिंग कब होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से वो लोग साइन कर देते हैं उसमें, वो कब होता है? 26 नवंबर 1949। तो इसके बीच का जो टाइम है वो पूरा क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने से पहले। तो जब आप ये क्वेश्चन करें तो आप ध्यान रखें, इससे जुड़े हुए आप और भी क्वेश्चंस करते हुए चलें, है ना। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि आर्टिकल 52 to 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड विद। देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक किस चीज की बात कर रहे हैं वो हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 5 to 11 की बात करते हैं तो हमारी किसकी बात करते हैं? कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, कि कौन सिटीजन होगा, सिटीजन के क्या लॉज होंगे, पार्लियामेंट के पास पावर होगी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट लाने की,
है ना। तो जितनी ये सारे लॉज हैं, जितनी सारे आर्टिकल्स हैं, वो हमारे किसके पीछे पड़ते हैं, आर्टिकल 5 to 11। फिर जब हमारा आर्टिकल 12 to 35 वो किसके बीच की बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फिर 36 to 51 किसकी बात करता है, हमारी डीपीएसपी की बात करता है कि जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसको कुछ चीजें करनी है ना। ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, लेकिन वो जो स्टेट्स हैं, जो एक तरह से हमारा जो स्टेट है, इंडिया है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो स्टेट है, उसको कुछ सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू करनी है वक्त आने पे। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे कि एकदम इक्वालिटी लाने के, है ना, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक तरह से लॉस के, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे जो लॉस थे तब हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी शक्ति नहीं थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे। तो हम उस टाइम पर उनको एकदम से लागू करते हैं, उनको फंडामेंटल राइट देते हैं सिटीजन को। अगर हम फंडामेंटल राइट दे देते हैं किस चीज का, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, तो फिर बहुत ज्यादा एक तरह से लीगल टेंशन आ जाएंगी, लीगल एक तरह से हर्डल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस तुरंत बाद ऐसा मुमकिन नहीं था। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीजें स्टेट को धीरे धीरे, यानी इंडिया को धीरे धीरे जैसे वो आगे डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे सिटीजन को प्रोवाइड करनी है। यानी कि अगर सिटीजन कोई चीजें प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं तो उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट लीगल अबाइंडिंग, है ना। फंडामेंटल राइट्स जैसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें पूर्ण नहीं होते, हमें नहीं मिलते हैं, जैसा राइट टू स्पीच हमारा रुकता है, या राइट टू ऑक्यूपेशन हमारा रुकता है, ऐसा कोई राइट टू लाइफ, प्राइवेसी, है ना, ये सब हमारे रुकते हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं। मगर अगर डीपीएस में जो लिखा हुआ है अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बस वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसके अकॉर्डिंग लॉस बनाती रहे टाइम टाइम पर, ताकि वो सारी चीजें हमें मिलती रहे। तो ये चीज किसके बारे में बात, किस आर्टिकल की बात होती है, आर्टिकल 36 to 51। फिर हमारा 51A एक और आर्टिकल जोड़ा गया था, जो कि किससे अमेंडमेंट जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से, जो कि सोलन सिंह कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, है ना। अब ये मैं एक वीडियो के लास्ट में आपको चीज बताऊंगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, जो कि 51A से जोड़ी गई थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमें जो यूनाइटेड नेशन है उसमें हमें कहां देखने को मिलती है। यूएन के भी एक तरह ड्राफ्ट में, या एक तरह से प्रपोजल में, एक तरह से हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन में, हमें वो फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। तो या उनसे प्रेरणा लेके हमारी जो इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं, तो कहां से आई हैं ये आप लोग बताइएगा। ये इसका मैं आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तो अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है कि आर्टिकल 52 to 62, देखिए आर्टिकल 52 to 62 किसके बारे में बात करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, है कि नहीं। फिर आर्टिकल 63 to 71 ये किसके बारे में बात करता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल 124 to 147, ठीक है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया, जो कि सारे जो डिसीजन है प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, मगर उन्हें लेता कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो केवल और केवल 3 आर्टिकल्स में हमें प्राइम मिनिस्टर वर्ड मेंशन्ड मिलता है, केवल 3 आर्टिकल्स में। समझिए इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इतना ज्यादा दारोमदार है देश का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और वो प्राइम मिनिस्टर को केवल 3 आर्टिकल्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वो कौन से 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। 74 में क्या बात होती है, 74 में बात होती है कि जो हमारी जो यूनियन जो गवर्नमेंट होगी, एक तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको हेड करेंगे हमारे एक प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर वर्ड का जो सबसे पहला जो एक तरह से हमें मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर वर्ड, वो मिलता है आर्टिकल नंबर 74 में। फिर 75 में क्या मिलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को। फिर 78 में क्या बात होती है, 78 में बात होती है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, यानी कि जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या ड्यूटीज होंगी प्रेसिडेंट के प्रति, है ना, प्रेसिडेंट की टुवर्ड्स क्या ड्यूटी होंगी, यानी कि वक्त वक्त पे उनको रिपोर्ट देना, देश का क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में वक्त वक्त उनको बताना, है ना, उनसे कभी कभी राय लेना। तो सारी जो ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की टुवर्ड्स प्रेसिडेंट वो मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 78 में। तो देखा कि कैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन से शुरुआत करी थी और हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाना, और आपकी क्यूरियोसिटी यही नहीं रुकनी चाहिए, आपको इसके आगे भी देखना चाहिए कि और किस आर्टिकल्स किस आर्टिकल के बीच में क्या चीज मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में क्या चीज आती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात किसकी करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की।
जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की। जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी बात करता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स की, है ना। तो ऐसे ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। तो 28 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है स्टेट ऑफ नेचर इज अ कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ। देखिए स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर अगर हमने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा है, यानी कि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो हम तीन थिंकर्स को पढ़ते हैं, मतलब इससे बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तीन थिंकर्स का नाम ले रहा हूं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, यानी जे जे रूसो। जब इन तीन थिंकर्स को बात करते हैं, ये तीन थिंकर्स एक स्टेट जो राज्य है वो कैसे बन रहा है, स्टेट कैसे बन रहा है ना, स्टेट की जो मेकिंग है, स्टेट कैसे आया, कैसे समाज में स्टेट वर्ड है, स्टेट यानी राज्य, राज्य स्टेट क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरी पूरी पब्लिक को। अगर स्टेट नहीं होगा तो क्या होगी? एनार्की होगी, है ना। सपोज करिए अगर हमारे बीच में पुलिस नहीं होती है, या हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है, हमारी गवर्नमेंट नहीं होती है, हमारी एक तरह से कुछ भी जुडिशरी बॉडी नहीं होती है ना, एक तरह से जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करे समाज में, पुलिस, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती हमारे देश में, तो कितनी ज्यादा अराजकता फैल जाएगी, लोग जो मन चाहे वो करेंगे, क्राइम कितना बढ़ जाएगा, हर तरह अराजकता होगी, कहीं पे भी एक स्टेबल ऑर्डर नहीं होगा। तो इसलिए स्टेट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी स्टेट, वही स्टेट कैसे उत्पन्न में आता है, कैसे उसका ऑरिजिन हुआ है, उसकी थ्योरी एक आती है सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमसे क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमसे कहती है कि भाई कि ये जो स्टेट है, इससे पहले एनार्की, जैसे मैंने बताया है ना, जब स्टेट नहीं होगा तो एनार्की होगी। तो इसी जो एनार्की वाला स्टेट, यानी स्टेट आने से पहले का जो समाज था, जहां पर स्टेट नहीं था, कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं थी, एक सत्ता नहीं थी, लोग जो चाहे वो बन कर रहे थे, तो वही उसी को बोला गया स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि स्टेट आने से पहले का जो समय था वो था स्टेट ऑफ नेचर। अब वो स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, इसके बारे में तीनों लोगों की अलग अलग राय है। हॉब्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें जो इंसान रहते थे वो ज्यादा सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, है ना। और ज्यादा स्वार्थी होने की वजह से वो हमेशा उन्हें एक दूसरे से डर लगता था, फियर में जीते थे, है ना। हमेशा उन्हें डर लगता था, एक दूसरे से फियर में जीते थे कि कौन हमें कब मार देगा। हमेशा उन्हें अपनी जान का खतरा लगता था, और अपने जान का खतरा उसको दूर करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने को बचाने के लिए क्या करते थे? अपनी पावर बढ़ाते थे, है ना। पावर बढ़ा के क्या अपने और शक्तिशाली बनेंगे, तो उनको अपना और खतरा बचाएंगे। तो हॉब्स का ऐसा व्यू था कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या एकदम अराजकता फैली हुई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सेल्फिश है। वहीं जॉन लॉक पॉजिटिव व्यू देखते हैं, है ना, वो सकारात्मक देखते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हैं बड़ी रैशनल थे, मतलब एकदम दिमाग से काम लेते थे, बड़ी पीस लविंग थे, एक दूसरे का ख्याल रख सपोर्ट करते थे, कोऑर्डिनेट करके चलते थे। मगर वहां पे क्या था कि कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं थी, तो भले ही लोग अभी बहुत प्यार से रह रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो कैसे रहे इसके कुछ एक तरह से हम लोग कंफर्मेटिव सब नहीं कह सकते। इसलिए स्टेट की जरूरत है, क्योंकि स्टेट क्या है? एक अनबायस्ड, एक तरह से अनबायस्ड है, क्योंकि वो किसी को सपोर्ट नहीं करे, किसी एक का सपोज करिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो वो एक तरह से न्यूट्रल रहेगा कि हम भाई जो सही होगा उसका सपोर्ट करेंगे, न्याय का सपोर्ट करेंगे, जस्टिस का सपोर्ट करेंगे, और जिसकी प्रॉपर्टी या जिसकी लाइफ जा रही हो उसका सपोर्ट करेंगे, है ना। तो अगर आपको इन स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक तरह से हम अपना व्हाट्सएप नंबर एंड में मैं आपको बताऊंगा, है ना। आपके स्क्रीन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने इन सारे थिंकर्स को बड़े ही डिटेल में कवर किया है ना। तो अब स्टेट ऑफ नेचर, अब हमने बड़ा ही अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या है इसका जवाब? थॉमस हॉब्स। और इसके साथ में और कौन बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की? लॉक और हमारे रूसो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड निकोलो मैकियावेली मीन बाय फॉर्च्यूना या फॉर्च्यूना?
इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है कि निकोलो मैकियावेली जो अपनी किताब लिखते हैं, उनकी बड़ी जो फेमस बुक है वो है द प्रिंस, जिसमें मैकियावेली ने एक तरह से रियल पॉलिटिक, यानी कि एक प्रिंस जो है अपनी सत्ता को कैसे बचा सकता है, कैसे सत्ता पे काबिज रह सकता है, कैसे अपना रूल चलाना चाहिए उसे, ताकि और कोई रूलर आके उसको एक तरह से हटा ना दे, है ना, उसका तख्ता पलट ना हो जाए, कैसे वो एक तरह से अपना डर बना के रखे प्रजा के बीच में, लोग उससे प्यार ना करें बल्कि उससे डरें, तो कैसे प्रैक्टिकल एक तरह से लॉस या एक तरह से प्रैक्टिकल वेज बताते हैं मैकियावेली, वो बताते हैं द प्रिंस में। अब उसमें वो एक चीज का यूज करते हैं, वो करते हैं, पहले मैं बताऊंगा, एक वर्ट्यू, एक वो शब्द यूज करते हैं जो कि है वर्ट्यू, ठीक है, ये ऐसे 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 जो जाता है हमारे इटालियन में, तो वो जाता है वर्ट्यू। अब वर्ट्यू में मैकियावेली का कहना है कि वर्ट्यू क्या है, ये वर्ट्यू वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक प्रिंस में होनी चाहिए ताकि वो अच्छी सत्ता चला सकता है। कैसी? वो कनिंग होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, उसके अंदर फॉक्स और लायन दोनों की क्वालिटीज होनी चाहिए। लायन की कैसे कि वो शेर की तरह होना चाहिए, है ना, कि एकदम बेबाक करेजियस, है ना, शेर की तरह होना चाहिए, शेर जैसे जंगल का राजा होता है ना वैसा ही। और दूसरा क्या, फॉक्स, फॉक्स है मतलब क्या, कनिंग, है ना, चतुर चालाक, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन उसके विपरीत जा रही है तो उसके पास में उस विपरीत जाती हुई सिचुएशन से भी अपना कैसे लाभ लेना है, उसके पास में वो शक्ति होनी चाहिए कि अगर आपके विपरीत कोई सिचुएशन जा रही है तो आप उससे कैसे अपना लाभ निकाल सकते हैं, उसकी बात करते हैं मैकियावेली। तो वो किसमें बात करते हैं, इसमें वर्ट्यू में। अब फॉर्च्यूना क्या है, अब वो बोलते हैं जो फॉर्ट्यूना या फॉर्च्यूना है ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्टेट के अंदर, एक ऐसी क्राइसिस आ जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब वो एकदम बेबस होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, कोई भी ऐसी क्राइसिस आ गई स्टेट में, है ना, जैसे कि सपोज करिए कोई बाहर से अटैक होने लगा या प्रिंस के खिलाफ कोई विद्रोह हो गया, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो अनकंट्रोलेबल होती है, तो उसमें प्रिंस कैसा रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में वर्ट्यू से रिस्पॉन्ड करता है। तो फॉर्ट्यूना को कंपेयर करते हैं, वो बोलते हैं फॉर्ट्यूना कैसी है, मैकियावेली का कंपैरिजन है कि वो एकदम जो एंग्री रिवर होती है, एकदम नाराज जो नदी होती है जो एकदम बाढ़ प्रलय लाती हुई चलती है, ऐसा ही होता है एक फॉर्ट्यूना, है ना, जो कि एकदम प्रलय लाते हुए आता है, जब अपने साथ प्रलय ला रहा है एकदम नाराज। और दूसरा वो कंपेयर करते हैं एंग्री वुमेन के साथ में, जैसे कि जब उनका कहना है कि जब वुमेन नाराज हो जाती है तो कैसे वो एकदम गुस्सैल होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, तो ऐसे ही फॉर्ट्यूना। तो फॉर्ट्यूना क्या है, देखिए क्या मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि फॉर्ट्यूना एकदम अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, एकदम प्रलय ला सकती है ना, डिसास्टर ला सकती है, प्रिंस उसको कैसे टैकल कर सकता है उस सिचुएशन को, वर्ट्यू से। तो क्या मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया क्या वो मोरालिटी हो सकती है, नहीं। क्या वो करेज हो सकता है, नहीं। वो क्या हो सकता है, अनकंट्रोलेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल कंडीशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा जितने भी हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थिंकर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, शुरुआत होती है प्लेटो से, उसके बाद एरिस्टोटल, उसके बाद आते हैं मैकियावेली, उसके बाद आते हैं हॉब्स, लॉक, है ना, जेएस मिल, रूसो, कार्ल मार्क्स और हमारे कौन, जॉन रॉल्स। तो इन सभी थिंकर्स की आपको एक तो थ्योरी से पता होनी चाहिए कि वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उनकी क्या थ्योरी है, वो कैसे अपनी थ्योरी इवॉल्व कर रहे हैं, उनके क्या क्या एक तरह से कहना है। लेकिन उसके साथ साथ में उनकी जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या एक तरह से उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, बुक्स तो जितने डब्ल्यूपीटी के अंदर जितने भी थिंकर्स हैं उनकी आपको जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो तो एकदम, अगर मैं आपको सोते वक्त पूछूं तो आपको मुझे वो आंसर बताना चाहिए, ऐसे याद होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ जितनी नॉन इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, मतलब जो ऐसी बुक्स जिसमें हमें उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड उतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं मिलती है, वो भी आपको एक नजर मार लेनी चाहिए, ताकि अगर वो ऑप्शन में आ जाता है तो आपको पता लग सके हाँ किसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बुक्स तो आपको एकदम कंठस्थ एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नॉन इंपॉर्टेंट बुक्स, वो भी आपको एक तरह से याद होनी चाहिए। तो उसी में बात होती है निकोमैकियन एथिक्स की, जो कि हमारे एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी, और एरिस्टोटल की दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है, हमारी पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स। तो सिर्फ यही नहीं रुकना है आपको, इसके साथ में जैसे प्लेटो है, अब प्लेटो से जुड़ी रिपब्लिक हो गई, है ना, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है प्लेटो की कौन सी है, रिपब्लिक है। क्या केवल रिपब्लिक इकलौती बुक है प्लेटो की, नहीं,
और भी बहुत सारी बुक है ना। फिर जॉन लॉक से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बुक की अगर मैं बात करता हूँ वो है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट इकलौती इंपॉर्टेंट बुक है जॉन लॉक की? नहीं, और भी इंपॉर्टेंट बुक है ना, क्या कंसर्न रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, है ना, ह्यूमन टॉलरेशन, ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लॉक की। फिर रूसो की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट इकलौती इंपॉर्टेंट बुक है रूसो की? नहीं, और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी, है ना। कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि डिस्कोर्सेस ऑन द ऑरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, जितनी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सभी आपको करनी है, ठीक है, करनी है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, फॉर एरिस्टोटल यूडाइमोनिया इज। देखिए एरिस्टोटल यूडाइमोनिया का टर्म वैसे यूज करते हैं हैप्पीनेस के लिए, है ना, कि स्टेट में ओवरऑल स्टेट जो उनका डेवलप होता है, उनका जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक थ्योरी से डेवलप होता है। मतलब सबसे पहले एक इंसान होता है, उसकी जो प्राइमरी नीड्स हैं, जो उसकी एक तरह से प्राइमरी नीड्स हैं, जो प्राइमरी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए बनती है उसकी फैमिली। फिर जो उसकी सेकेंडरी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए होती है उसकी कम्युनिटी। और फिर जो उसकी सबसे बड़ी नीड्स है ना, जो इंसान को इंसान का बेस्ट फॉर्म बनाती है, वो नीड्स को पूरा करने के लिए क्या है? स्टेट है। तो स्टेट कैसे ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है? प्लेटो का स्टेट क्या था? प्लेटो खुद अपना स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, मगर एरिस्टोटल का स्टेट कैसे? ऑर्गेनिक स्टेट है। एरिस्टोटल स्टेट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेट खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है ना, कैसे? ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू, इंसान की जरूरतों के हिसाब से स्टेट अपने आप क्रिएट हो रहा है। तो उसी स्टेट में एरिस्टोटल बात करते हैं कि यूडाइमोनिया होना चाहिए, ओवरऑल यूडाइमोनिया। वो यूडाइमोनिया क्या है? हैप्पीनेस, यानी कि स्टेट में ओवरऑल हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो जब मैं हैप्पीनेस बोल रहा हूं तब क्या यूडाइमोनिया क्या है? स्टेट है क्या? अभी मैंने बोला स्टेट के अंदर की जो हैप्पीनेस है वो होनी चाहिए, तो स्टेट कैसे हो सकता है? इसका आंसर है ना, क्योंकि यहाँ यूडाइमोनिया का मतलब पूछा गया है। फिर दूसरा क्या है? पीपल। तीसरा क्या है? पीपल क्या हो सकता है? स्टेट के अंदर हैप्पीनेस की बात हो रही है, पीपल कैसे हो सकता है? नहीं, ट्रेजेडी हो सकती है जब हैप्पीनेस की बात हो रही है। तो चौथा क्या, जो सबसे क्लोज हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? ह्यूमन गुड, है ना, यानी इंसान का अच्छा, वो क्या है? हैप्पीनेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कि हमसे पूछ रहा है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड एस्टेट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और एस्टेट है, ये किससे जुड़ा हुआ है? अब देखिए ये जो लाइफ, लिबर्टी और एस्टेट, यहाँ एस्टेट को आप प्रॉपर्टी मान के चलिए, है ना, प्रॉपर्टी। अब जब मैंने ये स्टेट ऑफ नेचर की बात करी थी ना, जब मैंने अभी आपको बताया लॉक का स्टेट ऑफ नेचर होता है जिसमें इंसान बड़ा ही रैशनल होता है, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर देखा गया है, तो उसी में एक बात होती है कि इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स क्या? जो कि प्रकृति से उन्हें मिले हुए हैं, डिवाइन मिले हुए हैं उन्हें, स्टेट ने नहीं दिए उन्हें, किसी ने नहीं दिए उन्हें, बल्कि उन्हें मिले हुए हैं। तो वो मिले हुए जो राइट्स हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल राइट्स। तो लॉक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे लॉक होगा, कैसे होता है वो बता रहा हूं। अब लॉक के अकॉर्डिंग तीन नेचुरल राइट्स हमारे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जो कि एक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर भी इंसानों के पास में थे। और इन्हीं तीन नेचुरल राइट्स, यानी कि प्रकृति से मिले हुए अधिकार को ही बचाने के लिए लॉक ने स्टेट बनाया था। यानी कि जो स्टेट की रचना है वो इन्हीं तीन राइट्स को बचाने के लिए करी गई थी, इन्हीं तीन नेचुरल राइट्स को बचाने के लिए करी गई थी। लॉक बोलते हैं कि ये तीन नेचुरल जो राइट्स है वो आप इंसान से छीन नहीं सकते हैं, बल्कि स्टेट का काम है इन्हें देना, इनकी प्रोटेक्शन करना, इनको बचाना ही स्टेट का काम है। ठीक है, स्टेट की ड्यूटी ही है इनको बचाना। ऐसा किसका कहना है? लॉक का कहना है। लॉक बड़ा ही लिमिटेड स्टेट की बोलते हैं कि स्टेट का उन्हें ज्यादा चीजें नहीं देते हैं, स्टेट को अनलिमिटेड पावर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि स्टेट जो चाहे मन वो कर सकता है, लॉक इसके सख्त खिलाफ है। लॉक बड़ा ही लिमिट कर देते हैं स्टेट को, कि स्टेट का काम वो बता देते हैं, हाँ केवल आपका इतना इतना काम है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये सब, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको डिटेल में सब करना है तो डिटेल में हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बड़े ही अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है? रिप्रेसिव स्टेट apparatus is conceptualized by,
देखिए अब ये जो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस करके आप लोग जो चीज देख रहे हैं, ये बड़ी नई चीज है आपके लिए, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने और भी पीवाई क्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको दिख गई होगी, वरना हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई बड़ी नई चीज है। ये जो चीज आती है ये आती है मार्क्सिज्म से, मार्क्सवाद से। अब मार्क्सवाद में एक थिंकर हुए थे पहले, एंटोनियो ग्राम्शी, है ना। एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में आपने सुना होगा। एंटोनियो ग्राम्शी ने एक थ्योरी दी थी जो कि दी थी हेजीमनी की। किसकी थ्योरी दी थी? हेजीमनी की, है ना। यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, कैसे बिना बल के प्रयोग से, है ना, केवल बिना बल के प्रयोग से केवल सिविल सोसाइटी के अंदर अपना एक तरह से सत्ता स्थापित करता है, अपनी डोमिनेशन बरकरार रखता है बिना बल के प्रयोग से, आइडियाज को कॉन्कर करके, कल्चर को एक तरह से कॉन्कर करके, रिलीजन को कॉन्कर करके, इन सभी इंस्टीट्यूशन को यूज करके वो कैसे बिना बल के प्रयोग से अपनी सत्ता काबिज रखता है। ये किसका कहना है? एंटोनियो ग्राम्शी का कहना है हेजीमनी की थ्योरी में। उसी के आगे एक ल्यूइस अल्थ्यूजर आते हैं, यानी कि इसका आंसर तो ल्यूइस अल्थ्यूजर है। तो ल्यूइस अल्थ्यूजर जो है वो स्टेट जो होता है, राज्य जो होता है, वो ये भी मार्क्सवादी थिंक करते हैं, ये भी मार्क्सिस्ट थिंक करते हैं। ये जो ल्यूइस अल्थ्यूजर हैं ये क्या लेके आते हैं? दो चीजें लेके आते हैं। एक बोलते हैं रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस जो कि हमें दिख रहा है, और एक आता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, है ना। तो उनका वो बोलते हैं कि स्टेट जो है, जो राज्य है, वो दो तरह से अपनी सत्ता काबिज करता है, दो तरह से अपनी सत्ता बरकरार रखता है बुर्जुआ के फेवर में। वो कौन सी दो तरह है? एक है रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस में स्टेट जो है वो बल का प्रयोग करता है ना, लोगों को एक तरह से उनको रिप्रेस करने, उनको दबाने के लिए बल का प्रयोग करता है, ठीक है। और दूसरा है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, यानी कि स्टेट जो है वो विचारों के ऊपर कब्जा करके, विचारों के थ्रू, आइडियाज के थ्रू आपके माइंड पे कब्जा कर लेता है, जिसमें आप खुद ब खुद स्टेट का सपोर्ट करने लगते हैं, उस गवर्नमेंट का सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है। मिली स्टेट है ना, स्टेट का सपोर्ट करने लगते हैं। ऐसा किसका कहना है? ल्यूइस अल्थ्यूजर का, ठीक है। तो ल्यूइस अल्थ्यूजर ने ये दो थ्योरीज, मतलब स्टेट के दो एक तरह से वो दिए हैं ऑप्शंस, या स्टेट के एक तरह से दो वेज दी गई हैं जिससे स्टेट अपनी डोमिनेशन बुर्जुआ, यानी सभी मार्क्सवादी थिंकर है, मार्क्सिस्ट थिंकर है, उनकी थ्योरी जैसे मार्क्स की थ्योरी आती है वैसे ही आती है ना। तो कौन से दो अपैरेटस है? रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ठीक है। हम लोग डिटेल में अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है, ठीक है। बाकी हमने अपने कोर्स में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं मैकाइवर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर, यानी R.M. मैकाइवर रोड दी फॉलोइंग बुक। यहां पे पूछा गया मैकाइवर ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है। देखिए ये क्वेश्चन फैक्चुअल भी है लेकिन साथ में कॉन्सेप्चुअल भी है। जब हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, राज्य पढ़ते हैं, राज्य के अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं कि राज्य का क्या रोल होता है, राज्य कैसे सत्ता चलाता है, स्टेट कैसे फंक्शन करता है, उसमें हमें एक तो देखने को मिलती है, उसमें हमें थ्योरी देखने को मिलती है जो कि प्लूरलिस्ट, ठीक है, प्लूरलिस्ट, ठीक है, कि जो स्टेट है वो अपना मन चाहे नहीं कर सकता कुछ भी, बल्कि स्टेट के साथ में और भी ऑर्गन्स होते हैं, और भी एक तरह से एसोसिएशंस होते हैं जिनको स्टेट को लेकर चलना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट ने जो चाहे मन वो लॉ बना दिया, नहीं, स्टेट भी लॉ के अंडर में आएगा। स्टेट का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना, है ना, कि मतलब सभी लोग लॉ को फॉलो करें ये चीज, और साथ में वो खुद भी लॉ के अंदर में, यानी वो स्टेट को इतनी ज्यादा पावर नहीं देते हैं। साथ में जब हम पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ते हैं तभी हमें मैकाइवर देखने को मिलते हैं, है ना। जब हम ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तब हमें ये मैकाइवर देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ, बाकी जो है हम कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अगर डिटेल में जानना है तो। मैं अभी मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है, अब पॉजिटिव लिबर्टी में जैसे नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का फर्क है। नेगेटिव लिबर्टी में जो स्टेट है वो बिल्कुल भी लिमिटेड हो जाता है, उसका रोल बिल्कुल भी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। मतलब जैसे जॉन लॉक का स्टेट था, मैंने पता है जॉन लॉक कैसे एकदम लिमिट कर देते हैं स्टेट को, कि स्टेट का क्या फंक्शन है, केवल लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बचाना, बाकी चीजों में स्टेट इंटरफेयर ना करे, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। तो जब लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, जो सोशली बैकवर्ड लोग, सपोज कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है ना, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो लोग ज्यादा पीछे छूट जाते हैं। जो लोग फिजिकली स्पेशली एबल्ड है वो लोग पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि स्टेट उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट का केवल यही 3 रोल हो गए हैं, है ना। 1-2 रोल ऐसा, जस्टिस को बनाना, जस्टिस को देना,
है ना, कोई एक्सटर्नल खतरे से बचाना, केवल इतना ही रोल था। तो वो स्टेट के रोल को एकदम लिमिट कर देते थे, जिससे क्या होता था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी समाज में, है ना, असमानता बढ़ रही थी। तो उसी के बीच में था पॉजिटिव लिबरल। पॉजिटिव लिबरल ने क्या बोला कि स्टेट डेमोक्रेसी दे, है ना, डेमोक्रेसी बेसिक राइट है, लिबरलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, लेकिन उसके साथ में जो लोग पीछे छूट रहे हैं, उनको आगे लाने का भी काम स्टेट का है। स्टेट उन्हें ऐसे ही दरकरार नहीं कर सकता है, उनको आगे लाने का भी काम स्टेट का है। पेंशन देना, सब्सिडी देना, है ना, उनको एक तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये काम भी जो एक तरह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको देना भी स्टेट का काम है। तो उसमें भी हमें मैकाइवर देखने को मिलते हैं। तो मैकाइवर की जो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो है द मॉडर्न स्टेट। इसके साथ में मैकाइवर की एक और है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, है ना, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, वेब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी मैकाइवर की इंपॉर्टेंट बुक है। फिर लेवाइथन, लेवाइथन में किसकी इंपॉर्टेंट बुक है, हॉब्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है ना। लेवाइथन वही रूलर था जो कि एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था, जिसको की सत्ता चलानी थी, है ना। फिर मॉडर्न प्रिंस, मॉडर्न प्रिंस किसकी बुक है, प्रिंस किसकी बुक है, मैकियावेली की। मॉडर्न प्रिंस किसकी बुक है, एंटोनियो ग्राम्सी की। बाकी जो होमो सेसर वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमसे पूछ रहा है कि मिलीबेंड फॉरेंटास डिबेट इंटेल्स टू, देखिए मिलीबेंड फॉरेंटास डिबेट, जो कि ये दोनों भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे, ठीक है, ये दोनों भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे। अब है बल्कि तो इन्होंने बात करते से मार्क्स को कैसे देखते हैं, मार्क्स जो थ्योरी स्टेट की कैसी है, जो स्टेट है वो बुर्जुआ का एक तरह से एग्जीक्यूटिव है, यानी वो बुर्जुआ के सपोर्ट में कार्य करता है। स्टेट जो है बुर्जुआ का एक तरह से कठपुतली है, जो कि बुर्जुआ के फेवर में ही पूरा काम करता है, बुर्जुआ की सत्ता को बरकरार रखने के लिए काम करता है। ऐसा स्टेट की थ्योरी मार्क्स ने दी थी, है ना। फिर अब इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक डिबेट होती है आगे के मार्क्सिस्ट थिंकर्स में, मार्क्स के बाद के मार्क्सिस्ट थिंकर्स में, जो कि थे मिलीबैंड और पॉलिंटास। अब मार्क्स की में दो स्टेट की थ्योरी देखने को मिलती है, एक है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक है इंस्ट्रूमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, एक कौन सी हो गई रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, एक कौन सी हो गई इंस्ट्रूमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, जब मार्क्स यंग थे, ठीक है, तब उन्होंने किताब लिखी थी 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे, ठीक है, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे, जिसमें कि मार्क्स ने थ्योरी दी थी रिलेटिव ऑटोनॉमी की। उनका ये कहना था कि कभी कभी, मैं शॉर्ट बता देता हूं, है ना, अभी उतना टाइम था नहीं कि हम लोग पूरी थ्योरी डिस्कस करें बैठ के, मैं शॉर्ट बता देता हूं। जो रिलेटिव ऑटोनॉमी थी उसमें मार्क्स का क्या कहना था कि जो स्टेट है कभी कभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ले लेता है कि वो बुर्जुआ का हैंडमेड नहीं बन जाता है, बल्कि उसके पास खुद की भी कुछ स्वतंत्रता आ जाती है ना। जैसे कि अब मैंने इंस्ट्रूमेंट थ्योरी जब बताई थी थोड़ी देर पहले कि मार्क्स की स्टेट की थ्योरी क्या है, वही मेन थ्योरी है मार्क्स की। जो स्टेट होता है वो एक तरह से बुर्जुआ का हैंडमेड, एक तरह से एग्जीक्यूटिव हो जाता है, बुर्जुआ के फेवर में ही पूरे काम करता है, जैसे बुर्जुआ कह रही है वैसे ही करता है, पूरा पूरा बुर्जुआ के ही सपोर्ट में कार्य करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेता है, मतलब स्टेट खुद में खुद बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कोई मोनार्क आ जाए, स्ट्रॉन्ग मोनार्क आ जाए, वो तो अपनी सत्ता चलाएगा, वो थोड़ी ना किसी एक के फेवर में काम करेगा, वो तो अपनी थोड़ी स्वतंत्रता भी लेगा, है ना, थोड़ी अपनी फ्रीडम भी लेगा, थोड़ी अपनी ऑटोनॉमी भी लेगा। तो वही थ्योरी रिलेटिव ऑटोनॉमी, यानी कुछ हद तक स्वतंत्रता, कुछ हद तक ऑटोनॉमी। और वही जो दूसरी थ्योरी है ये किसमें देखने को मिलती है रिलेटिव ऑटोनॉमी, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। फिर इंस्ट्रूमेंट थ्योरी में किसमें देखने को मिलती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक में, जिसमें कि मार्क्स ने वही वाली थ्योरी दी है कि जो स्टेट होता है वो क्या होता है, बुर्जुआ का ही पूरा एग्जीक्यूटिव होता है, बुर्जुआ का ही फेवर में पूरी बात करता है, काम करता है। अब ये मिलीबैंड पॉलिंटास डिबेट है, ये इन दोनों थिंकर्स के बीच की बात डिबेट है कि जो अभी प्रेजेंट मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट में, अभी के स्टेट में जो कौन सा स्टेट होता है, रिलेटिव ऑटोनॉमी होता है, मतलब स्टेट के पास कुछ स्वतंत्रता होती है, या स्टेट पूरे के पूरे बुर्जुआ के फेवर में ही कार्य करता है, इसके बीच में डिबेट थी। तो जो मिलीबैंड थे उनका क्या कहना था, मिलीबैंड का कहना था कि ये इंस्ट्रूमेंट थ्योरी है, मतलब अभी में इंस्ट्रूमेंट थ्योरी, वो इंस्ट्रूमेंट थ्योरी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। और वही पॉलिंटास किसको सपोर्ट करते थे, रिलेटिव ऑटोनॉमी को, ठीक है। तो वैसे तो ये आपके बीए के सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, तो इतना समझ लीजिए, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, देखिए मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म उतने अच्छे से नहीं बताऊंगा कि ये वाली जो वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म की, वो हमारे चैनल पर डली हुई है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, तो आप उसको पढ़ लीजिए। बेसिकली फॉर्म क्या होता है, आइडिया होता है ना, आइडिया होता है, ठीक है, आइडिया। और प्लेटो क्या थे, आइडियलिस्ट थे, वो आइडिया से बात करते थे। तो ये किसकी थ्योरी है, प्लेटो की थ्योरी है, ठीक है। अगर आपको इस थ्योरी को डिटेल में जानना है तो जो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस, उसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the thinkers presented the idea of historical materialism, यानी कि इनमें से कौन से थिंकर ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक तरह से आइडिया अपनाया था, ठीक है। अब इसमें कौन से आ जाते हैं हमारे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बात करी प्लेटो की, वो क्या था, आइडियलिस्ट थे, वो आइडिया से बात करते थे, फॉर्म से बात करते थे। वही जो मार्क्स हैं वो क्या मानते थे कि जो हमारे आसपास जो मटेरियलिस्टिक है वही सब सच है, और जो आइडियाज होते हैं, ये आइडियोलॉजी होती है, वो केवल हमें भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है, केवल जो बुर्जुआ की डोमिनेशन है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए ही आइडियाज बनाए जाते हैं, आइडियाज केवल क्रिएट किए जाते हैं। और जो रियलिटी होती है वो क्या होती है, वो मटेरियल होते हैं, मटेरियलिज्म होता है ना, भौतिकवाद होता है, भौतिकता होती है रियलिटी। वो जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, केवल उन्हें केवल भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो बुर्जुआ है उसकी डोमिनेशन बरकरार रहे। तो बात करते हैं कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि हिस्टोरिकली हमेशा क्या रहा है कि हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कि जो सोसाइटी है वो हमेशा दो ही हिस्सों में बटी हुई है, एक तो जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास पैसा है, और एक जिनके पास में कुछ भी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। केवल यही दो क्लासिफिकेशन होती है सोसाइटी में, और कोई भी भेदभाव नहीं सोसाइटी में, केवल यही दो एक तरह से हिस्टोरिकली चला आ रहा है, ठीक है। बाद में और भी हो जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल यही चला आ रहा है। सोसाइटी किसमें बटी हुई है, हैव्स और हैव नॉट्स में, ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। तो पहले क्या थे, पहले था मास्टर स्लेव का रिलेशन, है ना, फिर क्या आया, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का रिलेशन। तो ऐसे ही हमेशा सोसाइटी वो हैव्स और हैव नॉट से बटी हुई है। तो ये किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है, ठीक है। Which ideology is associated with the concept of absence of government? जब मैं थोड़ी देर पहले स्टेट ऑफ नेचर बता रहा था, तब मैंने बताया था कि अगर जो स्टेट नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो अराजकता वाला देश हो जाएगा ना, अराजकता वाली सोसाइटी हो जाएगी, जहां पे कोई कुछ भी करे अपने मन मुताबिक, उसको देखने के लिए कोई भी नहीं है, उसको लॉ अबाइडिंग करवाने के लिए कोई भी नहीं है, क्या अराजकता हो जाएगी। एंड व्हाट इज अराजकता, इज एनार्की, है ना, एनार्कियल सोसाइटी हो जाएगी कि कोई कुछ भी कर रहा है। तो जो एनार्किस्ट होते हैं वो मानते हैं कि जो स्टेट है वो अननेसेसरी ऑब्स्टिकल, यानी स्टेट की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो इंसान है वो खुद ब खुद इतना ज्यादा एबल्ड है, इतना ज्यादा रैशनल है, वो खुद ब खुद अपने आप को गवर्न कर सकता है, उसको किसी भी स्टेट की जरूरत नहीं है। तो ये कौन से थिंकर्स होते हैं, एनार्किज्म, है ना, कौन सी थ्योरी है, एनार्किज्म, ठीक है। बाकी जो अलग अलग थ्योरीज है उनको डिटेल में डिस्कस करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब आता है मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि कार्ल मार्क्स जिन्होंने की पूरे की पूरी, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, है ना, सब जो उनकी थ्योरीज आती हैं, तो मार्क्स है उसको किसने इन्फ्लुएंस किया था, मार्क्स को किसने इन्फ्लुएंस किया था, किन इवेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया था। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है क्या, जर्मन आइडियलिज्म, दूसरा क्या है, फ्रेंच सोशलिज्म, तीसरा क्या है, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जर्मन आइडियलिज्म क्या है, हीगल की, तो वो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म से अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उठाते हैं, जो उनकी डायलेक्टिकल है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म दिया था हीगल ने और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया है। डायलेक्टिक्स मतलब क्या कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, हमेशा एक दो चीजें होंगी, थीसिस और उसके अपोजिशन में एक चीज आएगी जो कि एंटीथीसिस होगी, और दोनों का एक तरह से सिंथेसिस होगा, जो कि सिंथेसिस आएगी, फिर उसका वो थीसिस बन जाएगी, फिर वो एंटीथीसिस आ जाएगी, फिर उसकी सिंथेसिस आ जाएगी, ठीक है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हम लोगों ने फिर वही मैं कहूंगा कोर्स में देखा है, अभी हम लोग डिटेल में देखने का टाइम नहीं है। तो बाकी जो इसका आंसर वो है क्या, ऑल ऑफ द अबव,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मार्क्स डिस्कसेस एलिनेशन। फिर से मार्क्स के ऊपर एक और क्वेश्चन है ना, मार्क्स के ऊपर देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, मार्क्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या आता है, मार्क्स डिस्कसेस एलिनेशन। एलिनेशन क्या होता है कि हम किसी चीज से जुड़ाव महसूस नहीं करते, यानी कि हम किसी चीज से बहुत अलग महसूस करते हैं ना, कि हम उससे अलग हो गए। जैसे कि एलियन जो कहते हैं, एलियन उन्हें क्यों कहते हैं जो बाहर के ग्रह से आते हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए नहीं है, हम उनको पहचानते नहीं, उनको जानते नहीं है, हमारा उनसे कुछ जुड़ाव नहीं है, तो दे आर एलियन टू अस, राइट। तो मार्क्स ने 4 तरह का एलिनेशन दिया था कि सबसे पहले तो जो लेबर है, ठीक है, जो एक तरह से वो मार्केट सोसाइटी में काम कर रही है, इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है, जो कम्युनिटी मैन्युफैक्चर कर रही है, उस प्रोडक्ट को वो खुद तो यूज करेगी नहीं, वो किसी और के लिए कर रही है, उसको वो खुद को यूज कर नहीं सकता है, तो क्या वो प्रोडक्ट साथ में एलिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को खुद ना बेच सकता है लेबर, ना उसको वो खुद यूज कर सकता है, ना बेच सकता, क्योंकि जो मालिक हो कंपनी का वो बेचेगा, तो क्या वो उस प्रोडक्ट से एलिनेटेड महसूस करेगा, उस प्रोडक्ट से अलग महसूस करेगा, कुछ जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। दूसरा क्या, लेबर, यानी कि जो वो हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, जो वो हार्डवर्क कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब वो जानता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका ना बेच सकता है, ना उसको यूज कर सकता है, उसका कुछ जुड़ाव महसूस करता है ना, उसको तो बस एक तरह से वेज मिल रहा है कुछ, और बाकी जो उसका पूरा प्रॉफिट है, उसके जो हार्डवर्क का प्रॉफिट है कौन ले रहा है, कंपनी ओनर, ऐसा मार्क्स का कहना था। तो क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, उस लेबर से, उस हार्डवर्क से भी एलिनेटेड फील होने लगेगा, कि उसको मजा नहीं आएगा करने में, राइट। तीसरा क्या, कि वो अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास की लेबर्स हैं, उनसे भी वो जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाता है, राइट, कॉम्पिटिशन चल रहा है, सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, राइट। इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में वो दूसरे जो लेबर्स है उनके साथ में भी जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। चौथा क्या, जब सारे जुड़ाव उसके खत्म हो गए, ना वो प्रोडक्ट के साथ में एलिनेट, ना वो प्रोडक्ट के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहा है, ना वो प्रोसेस यानी कि लेबर जो हार्डवर्क दे रहा है उसके साथ में भी वो जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है, ना वो आसपास के लेबर के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो खुद से भी एलिनेटेड हो जाएगा, खुद से भी वो अलग हो जाएगा। तो ये 4 तरह के एलिनेशन दिए थे, और इसकी कौन सी बुक में बात करते हैं, मार्क्स इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, 18th ब्रूमेर ऑफ ल्यू बोनापार्टे। इसमें कौन सी बात करी थी, इसमें बात करी थी उन्होंने किसकी, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, है ना। फिर हमारी आती है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में क्या, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करी उन्होंने, जो क्लासेस हैं अलग अलग उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यानी कि बुर्जुआ क्लास, यानी कि जो कंपनी ओनिंग क्लास है, प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, इंडस्ट्री ओनिंग क्लास है, और जो वर्किंग क्लास है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। और कि मतलब जो मटेरियलिस्टिक है, यानी कि मटेरियलिज्म जो है, जो वही एक सच है, वही सुप्रीम है ना, ये आइडियालॉजी कुछ नहीं है ना। तो इसके बारे में बात किसमें होती है, जर्मन आइडियोलॉजी में। फिर हमारी जो हमने देख लिया था कि जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट किसमें देखने को मिलती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अभी इस वीडियो के लिए हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर तक करते हैं, फिर हम लोग अगली की वीडियोस में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर हमें एक तरह से क्वेश्चन पेपर ट्रेंड को समझना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसको समझना है, और अगर हम एक तरह से केवल क्वेश्चन पेपर को टिक करके या क्वेश्चन समझ के ना लगाएं, बल्कि हम उसको एक नॉलेज गेन करने का जरिया मान के चलें, एक तरह से उसको सोर्स मान के चलें, और उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस देखते हुए चले, तो हम अपनी तैयारी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते टाइम ही बहुत अच्छी कर सकते हैं, राइट। यानी कि एक हमारी तैयारी में क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूं, एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इन दोनों चीजों की देखिए कितने ज्यादा पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपको कब पता चलेंगे, जब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, उसके बाद में जो आप थिंकर्स पढ़ते हैं इन्हीं पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, इनसे जुड़े जो फैक्चुअल चीजें वो भी आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही पीवाईक्यूज आपको करे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पूरी तैयारी कर लेते हैं, मगर हमने पीवाईक्यू नहीं किया तो हमें पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो हम वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं, पूरा हमें पता होने के बावजूद, पूरा पढ़ा होने के बावजूद भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर मैसेज करके। दूसरा वे ये कि हमारा जो स्टडी कैपिटल का ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स परचेज कर लीजिए, जिसमें कि हम लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना, पूरे टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं, बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। तो उस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, हम लोग साथ में मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट करके आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में केवल इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियोस इसके आगे क्वेश्चन पेपर की आती रहेंगी, और हम लोग और भी हॉटर टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।
भैया वो एक हटा दीजिए, मतलब दूसरी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हटा अब दूसरे, मतलब दूसरा, मतलब ये वाली बंद कर दीजिए, अब दूसरी वीडियो।